हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी पॉइंट्स। सीएससी पॉइंट्स में आज मैं फिजिक्स के सीरीज को स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होगी। फिजिक्स के मैंने लगभग 350 प्लस क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिए हैं, और ये एक ही वीडियो में ये 350 प्लस क्वेश्चंस को करवा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस को मैं 3 से 4 वीडियो में कवर कर दूँगी। और जब ये सारे सीरीज ख़त्म हो जाएंगे फिजिक्स के, तब मैं इसके लिए अलग से एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट को भी हम लोग देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग सही कर पाते हैं, कितना हम लोग को याद रहता है ये सारे क्वेश्चन जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है फिजिक्स के। तो ये सब हम लोग जब टेस्ट देंगे तब हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चाल क्या कहलाता है। चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या बोल रहा है? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोला गया है, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, और वेग क्या बोल रहा है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। आइए आगे देखिए, क्या बोल रहा है, सदिश राशि क्या हुआ और अदिश राशि क्या हुआ। सदिश राशि वैसा राशि है जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों हो। क्या बोल रहे हैं, परिमाण और दिशा दोनों हो तो वो सदिश राशि हो गई। और अदिश राशि क्या बोल रहा है, जिसमें कि सिर्फ परिमाण हो ना दिशा नहीं हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चाल एक, यहाँ पे गलत है, चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। क्या बोल रहा है, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिए और ध्यान रखिएगा। विस्थापन देखिए, विस्थापन क्या कहलाता है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। और देखिए नीचे क्या बोल रहा है, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होता है। क्या बोल रहा है, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है। सही ही बोल रहा है, अगर आप यहाँ से यहाँ भी जाओ तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आप कवर कर रहे हो, तो ये शून्य कैसे हो गया। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, त्वरण क्या बोला जा रहा है, त्वरण क्या कहलाता है या फिर एक्सीलरेशन। देखिए, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण या फिर एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या बोल रहा है, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। ठीक है, आगे के पॉइंट को देखिए आप, त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। क्या बोल रहा है, त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। सदिश और अदिश से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सी राशि सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या बोल रहा है। आप जान रहे होंगे गति के 3 नियम होते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, जो कि न्यूटन ने दिए थे तीनों नियम। तो आइए एक एक करके हम लोग तीनों को देख लेते हैं। देखिए पहला नियम क्या बोल रहा है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार क्या बोल रहा है, कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। क्या बोल रहा है, अगर कोई वस्तु गतिशील में है तो वो गतिशील ही रहेगी, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। और सही भी बोला जा रहा है, अगर कोई चल रहा है तो वो चलेगी ही ना, अचानक चलते जाएगी वो, और अगर कोई रुकी हुई है तो वो अचानक से कैसे चलेगी, वो रुकी हुई है जब तक इस पर हम लोग कोई बाहरी बल नहीं लगाते। अगर इस पर हम लोग कोई बाहरी बल लगाएंगे
तो या तो हम लोग इसका स्पीड तेज करने के लिए लगाएंगे या तो इसको रोकने के लिए लगाएंगे। और अगर ये रुकी हुई है तो इसको रोकने के लिए तो बल लगाएंगे नहीं, इसको हम लोग स्पीड में लाने के लिए बल लगाएंगे। इसलिए कोई ना कोई बाहरी बल का होना ज़रूरी है, तभी वो स्थिति क्या कहते हैं, अपनी स्थिति में परिवर्तन लाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या बोल रहा है। अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है और अचानक चलने से यात्री पीछे झुक जाता है तो ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा किस कारण से होता है? विराम के जड़त्व के कारण से होता है। हम क्या बोले, अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है, मतलब कि अगर कोई गाड़ी अचानक से रुकती है और यात्री पीछे की ओर झुक जाता है तो वो किस कारण से होता है? विराम के जड़त्व के कारण से रुकी हुई गाड़ी को अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। और देखिए और क्या बोला, अगर चलती हुई गाड़ी अचानक से रुकती है तो वो कोई भी इंसान आगे की ओर झुक जाता है। आप लोग भी ऐसा बहुत बार नोटिस किए होंगे। अगर कोई गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही है और अगर उसमें ब्रेक लगाते हैं तो आदमी अचानक से आगे की तरफ हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है गति के जड़त्व के कारण। आइए पॉइंट को पढ़ लेते हैं पूरा। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। क्या बोलता है? यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, गति के जड़त्व और विराम के जड़त्व को। आइए विराम के जड़त्व को भी अच्छे से एक बार देख लेते हैं। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी की अकस्मात या अचानक, ठीक है, चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। क्या बोल रहा है? विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल भी झड़ जाती है। ठीक है, आइए देखिए, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। क्या बोल रहा है? न्यूटन के प्रथम गति के नियम से किसकी परिभाषा प्राप्त होती है? बल की। और न्यूटन के प्रथम गति के नियम को और कौन सा नियम कह सकते हैं हम लोग? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे के पॉइंट को देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, बल क्या है? बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है। क्या बोलता है? बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। क्या बोल रहा है? लाने की चेष्टा या कोशिश करता है। नेक्स्ट देखिए, कोणीय वेग क्या कहलाता है? कोणीय वेग किसे कहते हैं? देखिए, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण। क्या बोल रहा है? किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। आइए देखिए, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्यूटन के प्रथम गति को जड़त्व का नियम, देखिए मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया था, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं और साथ ही साथ क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। आइए देखिए, संवेग क्या कहलाता है? संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या बोले? किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। हम लोगों ने न्यूटन का पहला नियम पढ़ लिए हैं। आइए अब न्यूटन के सेकेंड नियम को देखते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती
तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। क्या बोल रहा है, एक बार फिर से और देख लीजिए। सेकंड नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा होता है, द्रव्यमान के उल्टा होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। क्या बोल रहा है, जिधर त्वरण होगा उधर ही बल होगा। अगर त्वरण इधर लग रहा है बल भी इधर ही लगेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है, न्यूटन के गति के नियम से, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। क्या बोल रहा है, आवेग क्या कहलाता है, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोगों ने बल के प्रथम नियम को, बल के प्रथम नियम मैं बोल रही हूँ, न्यूटन के प्रथम नियम को, सेकेंड नियम को, ये सब हम लोगों ने देख लिया। संवेग किसे कहते हैं, आवेग किसे कहते हैं, ये सब भी हम लोगों ने देखा है। आइए अब क्या बोल रहा है आगे, असंतुलित बल किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है, असंतुलित बल, जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। क्या बोल रहा है, जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता है, मतलब क्या बोल रहा है, जिस बल का परिमाण शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। आइए न्यूटन के थर्ड लॉ को देखते हैं। क्या बोल रहा है थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है, न्यूटन के तृतीय गति का नियम है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। क्या बोल रहा है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है, मतलब जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी रहेगा। आइए अब केंद्रीय बल और अभिकेंद्री बल को देख लेते हैं। ये दोनों क्या होता है, इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। अभिकेंद्री बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्री बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। क्या बोल रहा है, इसमें जो होता है वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। और अपकेंद्री बल में क्या होता है, अपकेंद्री बल जो कि सेंट्रीफ्यूगल बल फोर्स है, इसका क्या होता है, अपकेंद्री बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। क्या बोल रहा है, वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है इसकी बल की प्रतिक्रिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभिकेंद्री बल का उदाहरण देख लीजिए। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। क्या बोल रहा है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और अपकेंद्रीय बल का देख लीजिए। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर
कार्य करती है। ये दोनों का एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं बल आघूर्ण क्या होता है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को क्या बोल रहा है? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है इसका मात्रक। आइए आगे के पॉइंट को देखते हैं। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। क्या बोल रहा है? किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, क्या बोल रहा है? जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति अपने माथे पे अगर कुछ बोझ लेके खड़ा है तो क्या कहेंगे कि वो कार्य कर रहा है? नहीं, जब तक वो कोई ऐसा समझ लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर नहीं करता या कुछ भी, तब तक हम लोग उसको कार्य का होना नहीं कहेंगे। ठीक है, आइए आगे देखिए। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। वही चीज़ मैं आपसे कह रही थी। कार्य की माप क्या हुआ? लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। आइए देखिए शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, ये सब भी हम लोग देख लेते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। शक्ति और ऊर्जा का डेफिनेशन अच्छे से। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों का ही मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। आइए स्थितिज ऊर्जा ये सब हम लोग देख लेते हैं। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या बोल रहा है? ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। आप लोग खिलौना देखे होंगे घड़ी वाला, जो चाबी लगाते के साथ वो मतलब ढोलक बजाने लगता है या फिर डांस करने लगता है। जब तक हम लोग चाबी भर रहे हैं, उसमें चाबी घुमा रहे हैं, तब तक उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही हम लोग चाबी पूरा दे देते हैं, हम लोग जैसे ही हाथ छोड़ते हैं तो वो अपने कार्य में लग जाती है, तो वो गतिज ऊर्जा में आ जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ऊर्जा संरक्षण के नियम को देखिए क्या बोल रहा है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। और ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ये किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक अश्व शक्ति या फिर एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। आप लोग को ध्यान रखना है। आइए पलायन वेग के डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। पलायन वेग किसे कहते हैं? वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर, क्या बोल रहा है? वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए
तो उसे पलायन वेग कहते हैं। वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जी का मान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का क्या होता है, 1/6 गुना होता है। क्या होता है, 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।